हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और हम आज डिस्कशन करेंगे टॉपिक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। तो हमने पिछले लेक्चर में माइटोसिस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो माइटोसिस की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। फिर उसके बाद हमने जो मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइनेसिस है कि साइटोकाइनेसिस कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा। तो जो प्लांट होते हैं उनमें सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है और जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें क्लीवेज फरो बनती है। ठीक है, इसको कहते हैं हम फरो मेथड। इसके और जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने आपको मियोसिस के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी कि मियोसिस क्या होता है। ठीक है, तो मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो मियोसिस है वो ऑस्कर हर्टविग ने डिस्कवर किया था सी अर्चिन एग्स में। और जो मियोसिस है वो टर्म किसने दी थी, फार्मर और मोर ने। इसके बाद मियोसिस को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्यों कहते हैं इसे रिडक्शनल डिवीजन? क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर की रिडक्शन होती है। क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्रोमोसोम नंबर अगर आप कहें अगर अब ह्यूमंस की बात करें तो इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। और जो 46 क्रोमोसोम हैं वो मियोसिस के बाद 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे, यानी कि जो डिप्लॉयड सेल है वो हैप्लॉयड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो रिडक्शनल डिवीजन जो कि मियोसिस होता है, इट एंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉयड फेस। ठीक है, हम देखेंगे ये रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम कैसे होता है। ठीक है, तो माइटोसिस में रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता, उसे हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि वहां पे क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। पर मियोसिस में क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। इसकी वजह से यहां पर रिडक्शनल डिवीजन होती है। अब हमने इसके बारे में पढ़ा था कि माइटोसिस से क्या सिमिलैरिटी होती है मियोसिस की। तो यहां पे आप देख सकते हैं, सिमिलर टू माइटोसिस इट ऑल्सो प्रीसीड्स एन इंटरफेस ड्यूरिंग विच द क्वांटिटीज ऑफ डीएनए एंड अदर सेलुलर कंटेंट्स गेट डबल्ड। इसका मतलब यह है कि माइटोसिस की ही तरह मियोसिस में भी इंटरफेस स्टेज होती है। किससे पहले? एम फेज से पहले। ठीक है, तो इसका मतलब यह है मियोसिस की अब हम बात कर रहे हैं तो मियोसिस में भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, और ये कह रहा है कि मियोसिस में इट प्रीसीड्स एन इंटरफेज, यानी कि इसमें भी पहले इंटरफेज होगा और इंटरफेज के बाद फिर क्या होगा, एम फेज। ठीक है, मियोसिस जो होता है वो दो फेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, क्लियर है ये? आइए अब हम आगे चलते हैं। अकरेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस कहां होता है? मियोसिस जो है वो जर्मिनल सेल्स में होता है। तो आप देख सकते हैं मोस्ट कॉमनली इट टेक्स प्लेस इन द जर्मिनल सेल्स एट द टाइम ऑफ गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, तो जर्मिनल सेल्स जो होते हैं वो होते हैं डिप्लॉयड। जर्मिनल सेल्स को हम जर्म सेल्स भी कहते हैं, ये एक प्रकार के रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। और मियोसिस कब होता है? गैमीटोजेनेसिस के दौरान, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। गैमीटोजेनेसिस होता है गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। जर्मिनल सेल्स क्या होते हैं? जर्मिनल सेल्स को हम जर्म सेल्स भी कहते हैं और दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, यानी कि ये जो सेल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और जर्म सेल्स क्या बनाते हैं? गैमीट्स बनाते हैं। तो जर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट्स। इसके बाद ये जो जर्म सेल्स होते हैं दे कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड कैन यूनाइट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो ये गैमीट्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि इनमें आप कह सकते हैं डीएनए होता है, या हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। तो इन गैमीट्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और दो गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो एक होता है मेल गैमीट और दूसरा क्या होता है? फीमेल गैमीट।
अब ये दोनों जो गैमीट हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं और ये क्या बनाते हैं, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट जो होगा वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और इस जाइगोट में, ठीक है, दोनों जो गैमीट्स हैं उसका यहां पे कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल जो मेल गैमीट में होगा और जो जेनेटिक मटेरियल जो फीमेल गैमीट में होगा उन दोनों का कॉम्बिनेशन इस जाइगोट में आएगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहां पे मियोसिस में, ठीक है, टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, तो अगर हम मियोसिस की बात करें, मियोसिस में क्या होता है, सबसे पहले होता है मियोसिस में इंटरफेज, जो कि हम कह सकते हैं इट इज सिमिलर टू दी माइटोटिक इंटरफेस। ठीक है, यहां पे इट इज सिमिलर टू माइटोटिक इंटरफेस। ठीक है, आपको पता है इंटरफेज में हमने माइटोसिस के दौरान पढ़ा, 3 यहां पर स्टेजेस होती हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है, ये होती हैं सब स्टेजेस किसकी, इंटरफेज की। और इंटरफेज के दौरान क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है, ठीक है, उसके लिए प्रिपरेशन हो रही है। तो सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर सेलुलर डिवीजन। ठीक है, क्लियर। इंटरफेज के बाद तो ये होता है इंटरफेज 1। तो इंटरफेज के 1 के बाद क्या होता है, इसके बाद होगा एम फेज, इसके बाद मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आपको बताया मैंने मियोसिस 2 फेजेस में होता है, मियोसिस 1, हम पहले मियोसिस 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे होता है इंटरफेज 1, उसके बाद फिर कैरियोकाइनेसिस होगा। ठीक है, पहली स्टेज होती है इंटरफेज, इंटरफेज के दौरान के बाद होगा कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो एम फेज में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन या न्यूक्लियर की डिवीजन होती है। ठीक है, और इसकी स्टेजेस क्या होती हैं, पहली स्टेजेस होती है प्रोफेज, फिर होती है मेटाफेज, फिर एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो मियोसिस 1 होता है तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ठीक है, तो 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो थर्ड हो गया साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगी, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, जिसकी वजह से 2 सेल्स बनेंगे। साइटोप्लाज्म डिवीजन। ठीक है, तो ये होता है साइटोकाइनेसिस 1। ठीक है, अब ये होता है पूरा मियोसिस 1। ऐसे ही होता है मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में क्या होगा, इंटरफेज 2 होगा। अब बात करते हैं मियोसिस 2 के बारे में। ठीक है, तो मियोसिस 2 जो होता है उसमें इंटरफेज 2 बोलते हैं होगा, या तो फिर इंटरफेज 2 को हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है, अब ये जो इंटरफेज 2 होता है ये माइटोटिक इंटरफेज के जैसा नहीं होता। ठीक है,
तो इंटरफेज 1 में क्या होगा, वहां पर G1 फेज, S फेज और G2 फेज होगी और वहां पे डीएनए सिंथेसिस भी होगा। पर यहां पर क्या होता है इंटरफेज 2 या इंटरकाइनेसिस में, देयर इज नो डीएनए सिंथेसिस, कोई भी डीएनए सिंथेसिस नहीं होती यहां पे। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है इंटरफेज 1 और इंटरफेज 2 में, जिसे हम इंटरकाइनेसिस भी कहते हैं। इंटरफेज 2 में कोई भी डीएनए सिंथेसिस नहीं होती। ठीक है, और यहां पे होगा फिर क्या, कैरियोकाइनेसिस 2, फिर होगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस 2। ठीक है, ये होता है सब मियोसिस 2 में। तो आप देख सकते हैं यहां पे 2 न्यूक्लियर डिवीजन हो रही हैं। तो कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन होता है, 2 न्यूक्लियर डिवीजन हो रही हैं और 2 हो रही है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। पर डीएनए सिंथेसिस सिर्फ एक बार ही हो रही है, वंस। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि जो मियोसिस, इट इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल डिवीजन, बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और ये डीएनए रेप्लिकेशन, ये हम कह सकते हैं, ये डीएनए सिंथेसिस कहां पे हो रही है, ये हो रही है इंटरफेज 1 के दौरान। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं मियोसिस की स्टेजेस क्या क्या होती हैं। तो मियोसिस 1, जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, मियोसिस 1 की स्टेजेस होती हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। और मियोसिस 2 की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। ठीक है, क्लियर। अब हम इन स्टेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोफेज 1 में क्या होता है, मेटाफेज 1 में क्या होता है। ठीक है, और सारी स्टेजेस के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले मियोसिस 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इंटरफेज हमें पहले ही पता है, इंटरफेज में आपको पहले ही बता चुका हूं, G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है और G2 फेज में क्या होता है। ठीक है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि S फेज जब होता है, ठीक है, G1, S और G2 फेज थी। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि G1, S और G2 फेजेस में क्या क्या होता है। और आपको यह भी पता है जो यहां पे डीएनए कंटेंट होता है वो 1C होता है, यहां पे डीएनए कंटेंट होगा 2C, क्योंकि ये डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, और फिर एस फेज में क्या हो जाएगा, एस फेज में डीएनए सिंथेसिस की वजह से डीएनए कंटेंट हो जाएगा 4C और G2 फेज में भी डीएनए कंटेंट होगा 4C। ठीक है, अब आपको पता है मियोसिस ज्यादातर कहां पे होता है, डिप्लॉयड सेल्स में होता है। ठीक है, तो ये होगा डीएनए कंटेंट, और G2 के बाद डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, पर क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं डीएनए कंटेंट्स गेट डबल बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। ठीक है, एंड बट डीएनए कंटेंट गेट्स डबल्ड। क्लियर। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं प्रोफेज 1 के बारे में। तो प्रोफेज 1 जो होता है मियोटिक डिवीजन के दौरान, ये काफी लॉन्ग होता है। इट इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो जो मियोसिस का जो प्रोफेज होता है वो काफी बड़ा होता है, उसकी ड्यूरेशन काफी ज्यादा होती है अगर हम उसे कंपेयर करें माइटोसिस के प्रोफेज से। ठीक है, क्योंकि जो मियोसिस का प्रोफेज होता है उसकी सब स्टेजेस होती हैं, उसकी 5 सब स्टेजेस होती हैं। तो आप देख सकते हैं इट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 फेजेस बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर, कि क्रोमोसोम का क्या क्या बिहेवियर होता है, उसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी क्या होता है, या क्रोमोसोम किस फॉर्म में होता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है या वो उसमें 2 क्रोमैटिड्स मौजूद हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम वो पोल्स पर मौजूद हैं या वो इक्वेटोरियल प्लेट पर मौजूद हैं। ठीक है, तो 5 स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। आइए अब हम इन स्टेजेस के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली होती है लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम कंटिन्यूस थ्रू आउट द लेप्टोटीन। ठीक है, इसका मतलब क्या है
कि जो क्रोमोसोम की कंडेंसेशन हो रही है, कॉम्पैक्शन मींस यहाँ पे क्रोमोसोम की कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं, दे आर क्लियरली विजिबल एज सिंगल स्ट्रैंड। क्रोमोसोम एक सिंगल स्ट्रैंड की तरह यहां पर देखे जा सकते हैं लेप्टोटीन स्टेज के दौरान। इसके बाद लेप्टोटीन के बाद होता है जाइगोटीन। तो जाइगोटीन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, तो यहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम है दो, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है, और पेयरिंग होने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो पैकेटीन में हम पढ़ेंगे, पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, ठीक है। और दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर करते हैं। अब दिस पेयरिंग इज कॉल्ड साइनेप्सिस, ठीक है। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को हम कहते हैं साइनेप्सिस, और यहां पे ईच पेयर इज कंसिडर्ड एज अ बाइवलेंट और टेट्राड, ठीक है। तो बाइवलेंट का मतलब क्या है, यहां पे दो क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, और टेट्राड का मतलब क्या है, यहां पर एक दो तीन और चार चार क्रोमैटिड्स यहां मौजूद हैं। टेट्राड का मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमैटिड्स, ठीक है, 4 क्रोमैटिड्स। और बाइवलेंट मींस इट कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमोसोम्स एंड 4 क्रोमैटिड्स, क्लियर है। तो यहां पे आप देख सकते हैं 4 क्रोमोसोम मौजूद हैं, ये पहला क्रोमोसोम, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ठीक है, अगर आपको डायग्राम से भी समझाऊं पहले, तो अगर ये क्रोमोसोम है और ये सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है, ठीक है, तो इन ये दो क्रोमैटिड्स हैं, तो दीज आर नोन एज 2 सिस्टर क्रोमैटिड, इन्हें हम बोलते हैं 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। और तो बीच में जो रीजन होता है इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर, इस रीजन को कहते हैं हम सेंट्रोमियर, ठीक है। और ठीक है, ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये कहां पे होता है, पैकेटीन स्टेज में। तो पैकेटीन स्टेज इज ऑल्सो नोन एज दी क्रॉसिंग ओवर स्टेज, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, और ये लॉन्गेस्ट फेज है प्रोफेज की। अगर प्रोफेज की बारे में, प्रोफेज की सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है पैकेटीन। अब यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम की कंडेंसेशन हो रही होती है, एंड द क्रोमोसोम अपीयर एज थिक थ्रेड्स, ठीक है। क्रोमोसोम कैसे यहाँ पे होते हैं, थिक थ्रेड्स की तरह आपको यहाँ पे क्रोमोसोम दिखेंगे। और पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर के बाद रिकॉम्बिनेंट्स बन गए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होता है, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होता है साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन दी होमोलोगस क्रोमोसोम, इट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और यहाँ पे जो एंजाइम क्रॉसिंग ओवर में मदद करता है उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेस एंजाइम, ठीक है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, ये 2 क्रोमैटिड्स हैं और ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। और आप देख सकते हैं जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होती है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है जो कि सेंट्रोमियर से अटैच्ड है, और क्रॉसिंग ओवर, तो ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, और जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होती है, ठीक है। तो अगर हम दूसरा क्रोमोसोम यहां पे बनाएं तो ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। अब यहां पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, ठीक है, इस एरिया में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यहां पे हो रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में,
क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है क्रॉसिंग ओवर के दौरान। ठीक है, क्लियर? ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर के बाद आप देख सकते हैं देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर। क्लियर? ठीक है, अब देख सकते हैं यहां पे रिकॉम्बिनेंट्स बन गए, इसको बोलते हैं हम नॉन, तो ये हमारे हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट्स क्रोमैटिड और ये हैं हमारे रिकॉम्बिनेंट्स क्रोमैटिड। आप देख सकते हैं यहां पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चीज पे जिसे हम बोलते हैं डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में क्या आ रहा है, यहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ब्रेक्स डाउन। तो पैकेटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है और यहाँ पे डिप्लोटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक करता है। ठीक है, अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किसके बीच में बनता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। और तो डिप्लोटीन में क्या हो रहा है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर बट रिमेन अटैच्ड एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जिसे हम बोलते हैं कायस्मेटा। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स क्या होते थे, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। ठीक है, और वो एरिया, ठीक है, जहां, और द पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर को हम क्या बोलते हैं, कायस्मेटा, जो कि एक्स शेप स्ट्रक्चर होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में कायस्मेटा ऐसा लगता है, द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है उसे हम बोलते हैं कायस्मेटा। तो ये बहुत ही सिमिलर है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल से। ठीक है, बहुत ही सिमिलर है कायस्मेटा और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो एरिया जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है और पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर को हम बोलते हैं कायस्मेटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एक एक्स शेप स्ट्रक्चर है यहाँ पे बन रहा है, इसे हम बोल रहे हैं कायस्मेटा। तो डिप्लोटीन के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम की फर्दर कंडेंसेशन हो रही होती है और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाती है। तो प्रोफेज में आपको पता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज असेंबलेज ऑफ द स्पिंडल्स फॉर सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है और माइटोसिस में क्रोमैटिड्स की। तो असेंबलेज ऑफ स्पिंडल्स भी यहाँ पे हो रहा है जो कि बाद में होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करने में मदद करेंगे। एक और फीचर है जो स्टेज का है वो है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा और कायस्मा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द मूवमेंट ऑफ कायस्मेटा ग्रेजुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, इसे हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कायस्मेटा। तो कायस्मा जो है वो ग्रेजुअली मूव करता है टुवर्ड वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम। तो आप देख सकते हैं ये जो कायस्मा है, ये जैसे जैसे क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, वैसे वैसे कायस्मा भी मूव करता है कहाँ पे, टर्मिनल पोजीशन पे, यानी कि एंड ऑफ क्रोमोसोम की तरफ मूव करता है। इसे हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कायस्मेटा। अब टर्मिनलाइजेशन इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी होता है प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोफेज के बाद कौन सी चीज होती है, मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है, द बाइवेलेंट्स बिकम अरेंज्ड एट द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पे बाइवेलेंट्स अब अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, इक्वेटर या हम बोल सकते हैं मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं इसको। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि स्पिंडल फाइबर्स में मौजूद, तो स्पिंडल फाइबर्स किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो काइनेटोकोर क्या होते हैं, दीज आर द रीजन प्रेजेंट इन द सेंट्रोमियर। ठीक है, तो दो आपको पता है जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो आपस में अटैच्ड होते हैं, कैसे, सेंट्रोमियर से। तो सेंट्रोमियर में रीजन्स मौजूद होते हैं जिसे हम कहते हैं क्या,
काइनेटोकोर। ठीक है, तो ये दो सर्कल मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये हैं काइनेटोकोर। ठीक है, ये जो दो सर्कल्स हैं वो हैं काइनेटोकोर विच आर प्रेजेंट विद इन दी सेंट्रोमियर। ठीक है, तो ये दोनों हैं काइनेटोकोर। ठीक है, मैं आपको एनलार्ज करके दिखाता हूं। अगर ये सेंट्रोमियर है तो सेंट्रोमियर में दो ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स या हम कह सकते हैं स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं इससे। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, काइनेटोकोर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर सेंट्रोमियर। और ये जो हैं वो होते हैं क्या, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, या हम बोल सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। आइए अब हम आगे चलते हैं। मेटाफेज में ये हो रहा है, इसके बाद होती है एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है, माइटोसिस में सेंट्रोमियर डिवाइड करता है जिसकी वजह से क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करता, तो सेंट्रोमियर डज नॉट डिवाइड। तो ये आपको याद रखना है, एनाफेज मियोसिस में सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं कर पाता, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट। तो बिकॉज ऑफ दिस द क्रोमोसोम सेपरेशन टेक्स प्लेस, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, क्रोमोसोम सेपरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब इसकी वजह से जो होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है, तो आप देख सकते हैं ये एनाफेज है। तो यहां पे सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड रहती है सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये सेंट्रोमियर से तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं ये आपस में जुड़े होते हैं कैसे, सेंट्रोमियर की मदद से। ठीक है, तो एनाफेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन हो रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम इज गेटिंग सेपरेटेड क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर की डिवीजन नहीं होती। अब नेक्स्ट होता है टीलोफेज 1। तो टीलोफेज 1 में रीग्रुपिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। तो क्रोमोसोम की रीग्रुपिंग होनी शुरू हो जाती है, कहां पे, पोल्स पे, एट पोल्स, एंड देयर इज रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर। तो अब क्रोमोसोम जो है वो पोल्स पे पहुंच गए, ऑपोजिट पोल्स पर, और क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे इज रिड्यूस टू हाफ। तो अगर 46 क्रोमोसोम थे तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम एक पोल पे होंगे और 23 क्रोमोसोम्स दूसरे पोल पर होंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं हम कौन कौन सी इवेंट्स होती है टीलोफेज 1 के दौरान। तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं इस इमेज में, तो क्रोमोसोम यहाँ पे अनकॉइलिंग शुरू हो जाती है क्रोमोसोम की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस यहाँ पे रीअपियर हो जाती है। तो इसी वजह से हम टीलोफेज 1 को क्या कहते हैं, इट इज द रिवर्स ऑफ क्या, प्रोफेज। इट इज नोन एज ए रिवर्स ऑफ प्रोफेज 1 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या होता था, क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है, यहाँ पे क्रोमोसोम की डीकंडेंस हो रहे हैं, उसकी अनकॉइलिंग हो रही है। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रोजोम्स विद सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोजोम्स जो हैं, ठीक है, उनमें 2 सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, सेंट्रोजोम ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें 2 सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे न्यूक्लियोलस रीअपियर, और यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ऑल्सो दोबारा बन जाती है, और यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन अब शुरू हो जाती है जिसकी वजह से सेल डिवीजन होगी। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। तो यहां पर अंत हुआ कैरियोकाइनेसिस 1 का, इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस 1। तो साइटोकाइनेसिस 1 की वजह से क्या बनता है, हैप्लॉइड डायड बन जाता है। तो ठीक है, तो 2 सेल्स बन जाते हैं, डायड का मतलब 2 सेल्स। तो मियोसिस 1 के बाद 2 सेल्स बनेंगे, और 2 कौन से, हैप्लॉइड सेल बनेंगे, यानी कि यहां पे क्रोमोसोम नंबर की रिडक्शन हो गई। और हैप्लॉइड का मतलब यहां पे एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होगा। तो 2n से फाइनली, तो आप कह सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, एक सेल से अब यहां पर 2 सेल बन गए। तो ये वाला जो पेरेंट सेल था वो था डिप्लॉइड, और यहां पे 2 सेल्स बने जो कि हैं अब हैप्लॉइड। ठीक है, यानी कि इसमें एक क्रोमोसोम सेट ही मौजूद है, और यहां पे हम लिखेंगे मियोसिस 2, मियोसिस 1।
मियोसिस 1 के बाद 2 हैप्लॉइड सेल बन गए जिसे हम बोलते हैं डायड। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे कैरियोसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1 ओवर हो गई। अब इसके बाद आता है इंटरकाइनेसिस, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेज 2 भी। ठीक है, तो यहां पर ये जो इंटरकाइनेसिस होता है ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में हो रहा है ये, और यहां पे कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। अब मियोसिस 2 के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मियोसिस 2 है वो माइटोसिस जैसी ही होती है, यानी कि यहां पे इक्वेशनल डिवीजन हो रही है। ठीक है, यहां पर इक्वेशनल डिवीजन होती है, और आप देख सकते हैं यहां पे सिस्टर क्रोमैटिड की सेपरेशन होती है, इसकी वजह से इक्वेशनल डिवीजन होती है। तो यहां पे क्या होगा, सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा। तो सेंट्रोमियर डिवाइड्स, ठीक है, सेंट्रोमियर के डिवीजन से क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन। और यहां पे सेपरेशन की क्या होगी, सेपरेशन ऑफ chromatids will take place here। क्लियर। अब जो ये मियोसिस 2 होता है ये ज्यादातर हैप्लॉइड सेल्स में होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि एक सेल है डिप्लॉइड, उससे 2 सेल्स बने जो कि होते हैं हैप्लॉइड, और इन हैप्लॉइड सेल में अब क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, जिसकी वजह से 4 सेल्स बनेंगे। तो एक सेल से 2 सेल बनते हैं और ये बनेंगे हैप्लॉइड। तो यहां पे अब हम लिख सकते हैं ये होता है मियोसिस 1 और ये है मियोसिस 2। ठीक है, तो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर की रिडक्शन होती है, तो इसे हम लिख सकते हैं रिडक्शनल डिवीजन, और ये होता है इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, और अंत में मियोसिस के बाद अगर मियोसिस की बात करें तो यहां पे टेट्राड ऑफ सेल्स बन रहे हैं, यानी कि 4 सेल्स बन रहे हैं, इसे बोलते हैं हम टेट्राड। ठीक है, 4 सेल्स यहां पे बन रहे हैं अंत में, और ये 4 सेल्स हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 46 था, यहां पे मियोसिस 1 के बाद 23 क्रोमोसोम्स होंगे, और मियोसिस 2 के बाद भी 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे, क्योंकि मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। तो अगर आपको माइटोसिस के बारे में पता है तो आप मियोसिस 2 के बारे में भी लिख सकते हैं। तो मियोसिस 2 में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। अब प्रोफेज 2 की बात करते हैं, तो यहां पे दोबारा प्रोफेज में आपको क्या पता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर करती है, क्रोमोसोम की कंडेंसेशन दोबारा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स एंड द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, यानी कि यहां पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं मेटाफेज 2 पे। तो मेटाफेज 2 में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम लाइन अप एट द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर मतलब कि मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट, वहां पर क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं दोबारा से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स ज्वाइंड बाय अ कॉमन सेंट्रोमियर। ठीक है, तो दोबारा यहां पे एक क्रोमोसोम के बाद 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, तो एक क्रोमोसोम ऐसा दिखेगा, ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, उसके 2 क्रोमैटिड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, अब यहां पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये फिर से अटैच करेंगे किस पे, काइनेटोकोर्स पे ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड, और इसके बाद से क्रोमैटिड की सेपरेशन होगी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड टर्म यूज करेंगे, और सिस्टर क्रोमैटिड की यहां पे
सेपरेशन होती है। ठीक है, अब देख सकते हैं मेटाफेज 2 ensures that each daughter cell receives an equal and complete set of chromosome। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो काइनेटोकोर पे अटैच्ड हैं। काइनेटोकोर, ये जो रीजन है ये काइनेटोकोर है विच इज प्रेजेंट इन दी सेंट्रोमियर। ठीक है, आप देख सकते हैं जो क्रोमोसोम है ये मेटाफेज प्लेट पे अरेंज्ड है। अब एनाफेज 2 में फिर सेपरेशन होगी। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा यहाँ पे। ठीक है, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड को ऑपोजिट पोल की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमैटिड्स की सेपरेशन होती है। ठीक है, क्लियर। अब एनाफेज 2 के बाद क्या होता है, टीलोफेज 2। तो टीलोफेज में अगेन इट इज नोन एज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। यहां पे प्रोफेज में जो एक्टिविटीज होती हैं उसका रिवर्स होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, क्रोमोसोम की डीकंडेंसेशन होगी। क्रोमोसोम अनकॉइल मतलब कि क्रोमोसोम डीकंडेंस होने लगते हैं। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर एंड सेंट्रियोल रेप्लिकेट। यहां पे सेंट्रियोल की रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, सेंट्रियोल्स कहां पे मौजूद होते हैं, सेंट्रोसोम में। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स फिर डिसअपियर कर जाते हैं क्योंकि अब क्रोमोसोम की सेपरेशन हो गई तो स्पिंडल फाइबर्स की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो अब ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच गए हैं, और ऑपोजिट पोल्स पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम सेट है इट इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, अराउंड ईच हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, हैप्लॉइड है, और हर एक क्रोमोसोम सेट या हैप्लॉइड न्यूक्लियस के अराउंड फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है, अब ये जो इमेज है ये आपको क्या दिखा रही है, टीलोफेज ऑफ मियोसिस 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग मियोसिस रिजल्ट इन जेनेटिकली यूनिक सेल्स। ठीक है, जेनेटिकली यूनिक सेल्स होते हैं जो कि क्या होंगे, हैप्लॉइड। ठीक है, यहां पे जेनेटिकली यूनिक सेल्स क्यों बन रहे हैं, बिकॉज ऑफ क्या, जेनेटिकली यूनिक सेल्स क्यों बन रहे हैं यहां पे, ये जो सेल्स हैं यहां पे जेनेटिक, यहां पे आप देख सकते हैं हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, हैप्लॉइड जेनेटिकली यूनिक सेल्स, यानी कि चारों जो सेल्स बनेंगे वो यूनिक होंगे। माइटोसिस में सिमिलर सेल्स बनते हैं पर मियोसिस में जेनेटिकली यूनिक सेल्स बनते हैं, और कितने बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं मियोसिस के बाद। ठीक है, अब ये क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन की वजह से ये यूनिक जो है सेल्स बनते हैं। ठीक है, क्लियर। आइए अब आगे चलते हैं हम। तो इसके बाद कैरियोकाइनेसिस 2 के बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस 2। तो इसके मैकेनिज्म के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन जो कि प्लांट सेल में होता है, और फरो फॉर्मेशन जो कि एनिमल सेल में होता है, इसके द्वारा 4 यूनिक डॉटर सेल्स बनेंगे, यानी कि टेट्राड ऑफ 4 सेल्स, यानी कि 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स यहां पे बनते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं माइटोसिस और मियोसिस में कुछ डिफरेंसेस, कुछ मेन डिफरेंसेस। तो माइटोसिस में जो प्रोफेज होता है इज नॉट डिवाइडेड इनटू सब स्टेजेस। ठीक है, पर मियोसिस में प्रोफेज 1 किस में डिवाइडेड होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में। अब माइटोसिस में 2 जेनेटिकली सिमिलर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, पर मियोसिस में 4 यूनिक हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। अब माइटोसिस में कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होती, क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होती, और कायस्मेटा फॉर्मेशन भी नहीं होता। पर मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर और कायस्मेटा फॉर्मेशन तीनों होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में। तो नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हैं जो एनाफेज स्टेज के दौरान, तो एनाफेज स्टेज के दौरान क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था एनाफेज के दौरान। अब कुछ होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, दे फेल टू सेग्रीगेट। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन नहीं होती है, इसकी वजह से इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अबनॉर्मल, ठीक है, क्रोमोसोम्स।
तो गैमीट्स में अबनॉर्मल क्रोमोसोमल काउंट हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ 21st क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज डाउन सिंड्रोम। तो आपको पता है जो 21st क्रोमोसोम होता है, ह्यूमंस में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स। अब क्या होता है, नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ 21st क्रोमोसोम की वजह से 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, ठीक है, तो ये होते हैं डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो 21st क्रोमोसोम जो होता है उसके यूजुअली दो पेयर्स होते हैं, पर जो डाउन सिंड्रोम इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें 21st क्रोमोसोम के 3 पेयर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो होते हैं वो 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं और उसमें 21st क्रोमोसोम के 2 पेयर मौजूद होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, और इससे एक डिजीज होता है जिसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम सी माइटोसिस के बारे में। तो सी माइटोसिस में क्या होता है, एक ड्रग होता है कॉल्चिसिन, जो कि कॉल्चिसिनम ऑटोमनेल से मिलता है। अब इस ड्रग से क्या होता है, ये ड्रग क्या करता है, टेम्परेरी सीसेशन ऑफ द माइटोटिक डिवीजन बाय इनहिबिटिंग द स्पिंडल फॉर्मेशन। तो ये स्पिंडल फॉर्मेशन को रोक देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन की वजह से क्रोमोसोम सेपरेट नहीं कर पाते, एंड दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, और हम कह सकते हैं इट कॉजेज पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। प्रेजेंस ऑफ more than 2 sets of chromosome। ठीक है, अब सी माइटोसिस क्या होता है, एन आर्टिफिशियली ट्रिगर्ड एबॉर्टिव न्यूक्लियर डिवीजन इन विच क्रोमोसोम काउंट इज डबल्ड। तो ये आर्टिफिशियल ट्रिगर्ड होता है, कॉल्चिसिन ड्रग की मदद से हम एक अबॉर्टिव न्यूक्लियर डिवीजन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम क्रोमोसोम काउंट को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं माइटोजेंस के बारे में। तो माइटोजेंस ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन इंड्यूस करते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण है, पहले होते हैं प्लांट माइटोजन और कुछ होते हैं एनिमल माइटोजन। तो प्लांट माइटोजन का उदाहरण है साइटोकाइनिन्स, ठीक है, विच प्रमोट द सेल डिवीजन। और एनिमल माइटोजेंस होते हैं लिम्फोकाइंस, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये सारे हैं एनिमल माइटोजेंस जो कि सेल डिवीजन को इंड्यूस करते हैं। आइए अब हम अंत में चर्चा कर लेते हैं मियोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में। तो आप देख सकते हैं पहला चीज, मियोसिस लीड्स टू द कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर सेल है डिप्लॉयड और या ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, तो क्या होता है, मियोसिस के बाद हैप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर हो जाती है। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं रिड्यूस टू हाफ, ये होती है हैप्लॉयड कंडीशन। तो ये हैप्लॉयड कंडीशंस को मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ द स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। और इसके बाद क्या होगा, जैसे गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस के बाद क्या होता है, तो जर्म सेल, अगर हम इसे ले लें, जर्म सेल्स जो कि डिप्लॉयड होते हैं, तो मियोसिस के बाद क्या बनेंगे, गैमीट्स। तो ये हो गए गैमीट्स। अब 2 गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं, तो हम लिख सकते हैं मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट, और ये बनाते हैं एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं जाइगोट, जो कि आगे चल के न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। ठीक है, तो 2n से दोबारा 2n कंडीशन रिस्टोर हो रही है। ठीक है, सो इट मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स और गैमीट्स। ठीक है, तो हैप्लॉइड स्पोर्स जैसे कि आप देख सकते हैं प्लांट्स में भी बनते हैं, ठीक है, ये फंगस में भी बनते हैं, और गैमीट्स आप देख सकते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स में बन रहे हैं, जैसे कि ह्यूमंस में गैमीट्स बनते हैं। तो ये सारे सेल्स जो होते हैं ये होते हैं हैप्लॉइड। अब नेक्स्ट है, इट इज द सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी दैट लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। तो ये जो वेरिएबिलिटी कहां से आती है, ये वेरिएबिलिटी आती है क्रॉसिंग ओवर से, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। इसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है और दैट लीड्स टू दी
फॉर्मेशन ऑफ द वेरिएशंस, और ये वेरिएशंस ओवर द टाइम एक्यूमुलेट करती हैं एंड इट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ या एवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? इस लेक्चर में हमने मियोसिस के बारे में पढ़ा कि मियोसिस की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो मियोसिस जो है वो डिवाइड होता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। ठीक है, इसके अलावा हमने माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा, हमने सी माइटोसिस के बारे में पढ़ा, और फिर अंत में हमने मियोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर को यहीं पे अंत करते हैं। आपसे मिलते हैं दूसरे सेशन में। आप सबका इस सेशन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।